दृष्टि ने करण को गुस्से से देखा और करण फिर अपनी सीमा लांघते हुए शुरू हो गया। क्या गरीबी ने तुम्हारे शिष्टाचार को पूरी तरह धो दिया है? तुम लोग खुद जो पैसा कमाते हो उसे खर्च करने की बात आती है तो सोच में पड़ जाते हो। करण, बकवास बंद करो। कहना क्या चाहते हो तुम? दृष्टि ने गुस्से से पूछा। करण ने शांत भाव से कहा, क्या तुम लोगों का परिवार इतनी महंगी कार खरीदने के बारे में सोच भी सकता है? ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे खाते को देखने के लिए टैक्स विभाग के प्रबंधक माथुर को सूचित करना होगा। करण, बात करते समय तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। इस समय तुम कंपनी की सहायक कंपनी के बिक्री चैनल के प्रभारी प्रबंधक हो। कंपनी के निदेशक से इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या अब नारंग के आभूषण समूह का स्वामित्व तुम्हारे परिवार के पास है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वित्त विभाग के प्रबंधक अभी भी तुम्हारे आदेशों को सुनेंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम अभी भी वास्तव में मुझे व्याख्यान देने की हिम्मत कर सकते हो? करण ने गुस्से से कहा और शिवम को अपनी खतरनाक निगाहों से देखा। तुम सिर्फ एक बिना रीढ़ की हड्डी के कायर हो। तुम्हारी इस कंपनी में घूमने की हिम्मत कैसे हुई? शिवम ने मजाकिया मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं अब कंपनी में मुख्य डिजाइन अधिकारी का सहायक हूं। मैं बस कंपनी में काम करने आया था। लेकिन तुम क्या करने आए हो? ओह हाँ, अरे मैंने कुछ सुना कि कैसे बैठक के दौरान किसी ने मेज पर उल्टी कर दी थी। अंत में उसे टेबल को चाटना भी पड़ा और अपनी उल्टी भी खानी पड़ी। मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूं कि ऐसा करने की हिम्मत किसके पास थी। करण, क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? शिवम, तुम। करण अपने लिए ऐसे मजाकिया शब्द को सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। कमरे के चारों ओर टकटकी लगाए उसने अपने आसपास के अन्य कर्मचारियों के अजीब रूप देखे और अचानक महसूस किया कि उसका चेहरा शर्मिंदगी से जल रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कूड़े का ये टुकड़ा शिवम वास्तव में उसका मजाक उड़ाने और यहाँ तक कि इस तरह की हास्यास्पद बातें सबके सामने लाने की हिम्मत करेगा। क्या वो अपनी कब्र खुद खोदने की कोशिश कर रहा है? करण ने गुस्से में कहा, तू देख कैसे अब कूड़े को चाटेगा। अगर मैंने आज तुझे मार मार कर खत्म नहीं कर दिया, तुझे तेरी औकात न याद दिला दी, तो मेरा नाम भी करण नहीं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और शिवम के चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाला था। शिवम अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट करने से पहले बिना 1 इंच भी हिले अपनी स्थिति में खड़ा हो गया। उसी पल में करण के हमले को रोकने के लिए एक लंबा और उग्र व्यक्ति अचानक दौड़ पड़ा। इससे पहले कि रजत अपने हमले का भी मुकाबला करता, उसने करण को पहले ही एक दयनीय मठ की तरह जमीन पर गिरा दिया था। तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? करण अपने दोनों पैरों पर वापस उठने के बाद गुस्से में चिल्लाया, सर, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। मैं मुख्य निदेशक दृष्टि नारंग का पूर्णकालिक ड्राइवर और अंगरक्षक हूं। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि मुख्य निदेशक और सहायक शिवम परेशान या आहत न हो। इसीलिए कृपया ध्यान दें कि आप उनके सामने कैसा व्यवहार करते हैं। रजत ने गंभीर स्वर में कहा, तू? करण पूरी तरह से अवाक था। शर्मिंदगी और गुस्से की भावनाओं से भरकर उसने रजत को वापस चेहरे पर थप्पड़ मारने की इच्छा महसूस की। लेकिन रजत के 6 फीट लंबे और भयंकर शरीर को देखते हुए और स्टील की उसकी बाहों के चलते उसने खुद को अपने दिल में कभी ना खत्म होने वाले क्रोध को सहने के लिए मजबूर किया। वाह दृष्टि, तुमने काफी प्रभाव डाला है, करण ने घृणा से भरे चेहरे के साथ कहा। इतना घमंड मत करो, क्योंकि तुम इस बेवकूफ कार की मालिक हो। मैं आमतौर पर जिन कार मॉडलों के साथ खेलता हूं वो BMW 5 श्रृंखला मुझे उपहार में दी गई है। बेहतर होगा तुम इतनी ऊपर ना उड़ो, क्योंकि तुम अब भी इस समय एक कार्यवाहक मुख्य डिजाइन अधिकारी हो, करण ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने सुना है कि कंपनी एक गहनों की प्रदर्शनी आयोजित करेगी जो अंततः उस सटीक स्थिति के लिए उपयुक्त व्यक्ति का फैसला करेगी। जब वो समय आता है तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस पद पर बनी रहोगी? इसके अलावा कंपनी में तुम्हारे कनेक्शन के साथ हम देखेंगे कि पर्दे के पीछे अपना कदम रखने के बाद कौन सा बेवकूफ तुम्हारा सहयोग करने की हिम्मत करेगा।
शिवम ने अचानक रजत की ओर इशारा किया। उसके संकेत को देखते हुए रजत उसके पास गया और उसे मुर्गे की तरह उठाने से पहले उसके कॉलर से करण को पकड़ लिया। सर, कृपया अपनी बकवास बंद करें, रजत ने कड़ी आवाज में चेतावनी दी। आपके पार्किंग स्थल ने यातायात व्यवस्था का उल्लंघन किया है और मुख्य निदेशक दृष्टि नारंग की कार को अवरुद्ध कर दिया है। मैं आपको सलाह देता हूं कि इसी वक्त अपनी कार यहां से हटाएं। अपनी बात खत्म करने के बाद रजत ने आखिरकार अपनी पकड़ छोड़ दी। नतीजतन करण अपनी पीठ के साथ जलते हुए डामर पर भारी रूप से गिरा। फिर उसने रजत को खतरनाक रूप से देखा, खुद को उस पर विस्फोट करने से रोक लिया। अत्यधिक अनिच्छा के साथ अपनी कार में वापस जाने से पहले उसने दृष्टि और शिवम को एक उग्र रूप दिया। गैस पेडल पर कदम रखते हुए वो अपनी कार को घटना स्थल से दूर भगाने के लिए आगे बढ़ा। बस रुको और देखो, ये मत सोचना कि मैं अब तुम्हारे परिवार के साथ कुछ नहीं कर सकता। करण कार को अंडरग्राउंड पार्किंग में धकेलते हुए शातिर तरीके से चिल्लाया। निदेशक बनना अच्छा लगता है ना? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। दृष्टि ने भी एक मुस्कान प्रकट की, क्योंकि उसने अपने दिल में बहुत आराम महसूस किया। चलते हुए और कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलते हुए शिवम ने अपना हाथ उठाया और कहा, आपके बाद निदेशक। नई कार में खुशी से बैठने से पहले दृष्टि ने शिवम को आश्चर्यजनक भाव से देखा। दोपहर में दृष्टि अभी भी अपने कार्यालय में तेजी से काम कर रही थी। विश्व के राजा परियोजना के दस्तावेजों को गंभीरता से संशोधित कर रही थी। एक पाठ संदेश प्राप्त करने के बाद शिवम ने दृष्टि को सूचित किया कि लिफ्ट से नीचे जाने से पहले वो छुट्टी ले लेगा। जब वो कीमती नारंग एम्पायर के टावर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो सड़क के दूसरी तरफ एक काली बेंटले कार पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आधे घंटे बाद ओबराय होटल, 26वीं मंजिल, एक बूढ़े बटलर के नेतृत्व में शिवम भव्य कार्यालय में चला गया। कार्यालय के बीच में भावेश शाह एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ एक बड़ी कुर्सी पर अकेले बैठे थे, जो कि उनके श्रेष्ठ दर्जे के व्यक्ति की गरिमापूर्ण उपस्थिति के अनुरूप था। शिवम ने एक कुर्सी खींची और हल्के से बोलने से पहले बैठ गया। क्या आपको पूरा भरोसा नहीं है कि मैं आकर आपसे भीख मांगूंगा? आपने मुझे खोजने की पहल क्यों की? क्या आप इतने अधीर हो रहे हैं? भावेश ने शांत भाव से उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में शाह परिवार में वापस नहीं आओगे, चाहे जो भी हो, शिवम ने उदासीनता से कहा। क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? मैंने पहले ही शाह परिवार के साथ सभी संबंधों को खत्म करने का फैसला कर लिया था। क्योंकि तुम शाह परिवार में वापस नहीं आना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ठीक उसी तरह जैसे मैंने तुम्हें 8 साल की उम्र में परिवार छोड़ने का फैसला करते वक्त नहीं किया था। भावेश ने कहा, तुम्हारी मां को तलाक देना उन कुछ चीजों में से एक था जो मैंने अपने जीवन में गलत किया। हालांकि ये भी उन कुछ चीजों में से एक है जो मुझे करना था, और इसलिए मैं अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, शिवम ने उपहास किया। तो आज आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मैंने तुम्हें आज आने का अनुरोध किया क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं नोएडा सिटी वापस जा रहा हूं। भावेश ने कहा, मैंने दिल्ली शहर के पास सैनिक फार्म्स में एक प्रथम श्रेणी का विला खरीदा है और इसके गैरेज को 10 स्पोर्ट्स कारों से भर दिया है। इसके अलावा इस स्विस बैंक खाते में $100 मिलियन है। ये सब तुम्हारा है। तुम मुझे पिता नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, लेकिन मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं देख सकता कि मेरे बेटे को दूसरे द्वारा धमकाया जा रहा है, उसे जलील किया जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शर्मनाक तरीके से गुजारो। मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। तुम्हारे लिए यह सोचना ठीक है कि मुझे तुम पर दया आती है। तुम्हारे लिए यह भी सोचना ठीक है कि मैं अपने दोषी मन से तुम्हें ये चीजें दे रहा हूं। हालांकि तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैंने कभी भी कुछ भी दिया है तो वो कभी वापस नहीं लिया है, भावेश ने गरिमापूर्ण तरीके से कहा।
इस वक्त से मैं अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैंने पहले ही पूरा ओबराय होटल खरीद लिया है और इस मंजिल पर सब कुछ तिजोरी में रख दिया है। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है, भावेश ने स्पष्ट रूप से कहा। यदि तुम्हें इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बेझिझक उन्हें अपने लिए ले लेना, सब कुछ तुम्हारा है। यदि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो तो तुम उन सभी को फेंक सकते हो या उन्हें अनदेखा कर सकते हो। संक्षेप में तुम इन चीजों के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इतने वर्षों के बाद भी उसका पिता भावेश शाह वही अभिमानी दबंग व्यक्ति बना रहा जिसने सोचा कि उसके पास सब कुछ है और हर कोई उसके नियंत्रण में है। हालांकि मुझे विश्वास है कि तुम मुझे कम मांग रहे हो। मैं भावेश शाह हूं, भावेश ने एक दृढ़ और आत्मविश्वासी अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि नोएडा सिटी के शाह परिवार में मजबूती से खड़े होने के लिए मुझे अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए? भावेश ने ठंडे स्वर में कहा और विषय बदल दिया। कुछ और भी कहना था मुझे तुमसे। अगर तुम इस बार शाह परिवार में वापस नहीं आने का फैसला करते हो तो 3 महीने तक प्रतीक्षा करना, जब मैं तुम्हें एक संदेशा भेजूंगा जिसके साथ तुम अपने दादाजी से मिलने आ सकते हो। लेकिन बिना अनुमति के नोएडा सिटी या शाह मैंशन में कभी मत आना। और अगर तुम्हें इन 3 महीनों के बाद मुझसे कोई खबर नहीं मिलती है तो ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखना कि इस जीवन में कभी भी तुम अपनी पहचान या पृष्ठभूमि किसी के सामने उजागर नहीं होने दोगे और शाह मैंशन में कदम रखने की सोचना भी मत। अगर वो समय आता है तो सब कुछ भूल जाना जो कुछ भी अतीत में हुआ था। समझ रहे हो ना मेरी बात? शिवम ने पूछा। बस इतना ही, भावेश ने कहा। मेरे इन शब्दों को हमेशा याद रखना। इस समय शिवम उठ खड़ा हुआ और मुड़कर कमरे से बाहर निकलने को हुआ। आज की इस बातचीत के दौरान उसे अस्पष्ट एहसास हुआ कि भावेश शाह के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि नोएडा सिटी और शाह मैंशन में शाह परिवार की स्थिति उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर लग रही थी, वरना भावेश शाह के मुंह से इस तरह की बातें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। शिवम आज सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई में शाह परिवार और शाह मैंशन में उसकी जरूरत है? क्या सच में उसे सर के इस प्रस्ताव को एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना चाहिए? इन सब सवालों में घिरे हुए और अलग अलग तरह के विचारों को अपने अंदर तूफान मचाते हुए देख शिवम से रहा नहीं गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। और उसने झिझकते हुए एक बार फिर भावेश की तरफ देखा और उसने खुद को भावेश की निगाहों में देखा। क्या कुछ कहना चाहते हो? भावेश ने शांत भाव से पूछा। शिवम खड़ा भावेश को देखता रहा। क्या करेगा अब शिवम? क्या वो वापस शाह मैंशन में लौटने के लिए तैयार होगा? क्या मतलब है भावेश की बातों का? क्या चल रहा है शाह परिवार के अंदर जिसके कारण भावेश ने शिवम को अपनी असलियत छुपाए रखने के लिए कहा? क्या शिवम अपनी पहचान उजागर कर देगा या ऐसे ही दृष्टि के सपनों को पूरा करता रहेगा? क्या है शिवम की गुत्थी और क्या है उसकी विद्या के गहरे राज? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।